मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। आज मैं आपके सामने MGT फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्यूज़ लेके आए हूँ, जो चैप्टर वाइज होंगे 1 to 3 में से। ये 10 to 3 लिख दिया, सॉरी 1 to 3 है, तो इसको लेके आया हूँ मैं। और इसमें कंसेप्चुअली थोड़ा समझिएगा, और मैं इसको इसलिए लेके आऊँ ताकि बच्चे जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है, और जो बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम एक्टिविटी भी सोल्व करते हैं, लेकिन वो प्राइस लेके करते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फी चार्ज करते हैं इसके लिए। लेकिन इसके लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यूज़ दे रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, जो हमसे पढ़ते हैं तो उनके लिए बड़े बेनिफिट हैं, ठीक है। उनको भी लिंक सेंड किए जाएंगे। और आज मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये क्यूज़ लेके आऊँ, चैप्टर 1 से 3 के हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्यूज़ नंबर 1 है, जो वो कहता है कि एक मिनट है जी, मैं ना चले जी। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इस स्टेटमेंट से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कहना फाइनेंशियल मैनेज साइंस ऑफ द मैनेजरियल साइंस, मतलब पूरी डेफिनेशन ये नहीं बनती, ठीक है। वो मैनेजरियल साइंस तो है, मैनेजर मीनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल सोर्स तो करती है, लेकिन इसकी ये पूरी डेफिनेशन ही मुकम्मल हो रही है, ठीक है। क्या फाइनेंशियल सोर्स का करती क्या है, ठीक है। उसके बाद कहता है फिनांस इज द साइंस ऑफ दिस मैनेजिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। मनी मार्केटिंग बिल्कुल सही है, कैपिटल मार्केटिंग बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फाइनेंस इसके ऊपर करनी है तो उसके मतलब तो रिटर्न के बारे में तो सोचना है ना आपने, ठीक है, ये भी देखना है। कहता फाइनेंस इज द साइंस ऑफ द मीनिंग्स फाइनेंशियल सोर्स एंड ऑप्टिमल पैटर्न, किस तरह तरीके से हम ऑप्टिमल पैटर्न के जरिए अपने फाइनेंशियल सोर्स को कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑप्टिमल पैटर्न के जरिए, ठीक है। तो ये जो बताया है इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केटिंग, कैपिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सोर्स है, फाइनेंशियल सोर्स करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। फाइनेंस इज साइंस ऑफ द इनटेंजिबल, इनटेंजिबल तो आते नहीं, सॉरी इनटेंजिबल तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं जाता। ये फाइनेंस की बात कर, रिसोर्स की बात करता है। कहता है कैपिटल बजटिंग इज द टर्म स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, कैपिटल जो बजटिंग होता है ना वो फिक्स एसेट के ऊपर होता है, ये बाजीन में रखिएगा। कैपिटल जो बजटिंग होता है वो फिक्स एसेट के ऊपर होता है। और मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जिसकी अगर रेजोल्यूशन कम है तो वो HD रेजोल्यूशन में देखें 7.7 से 480 से अब देखें या 480 तक देखें, उसकी अच्छा नज़र आ जाएगा, नज़र नहीं आ रहा तो। कैपिटल बजटिंग जो होता है वो फिक्स एसेट की बजटिंग के फिक्स एसेट के ऊपर करता है, क्योंकि कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो ये फिक्स एसेट के ऊपर ही कैपिटल बजट लगाते हैं। किस तरह लगाते हैं, कैसे लगाना है, ठीक है। कैपिटल बजट इसके सब में है। टेंजिबल एसेट के तो ठीक है, टेंजिबल एसेट के होते हैं, प्लांट पे फिक्स एसेट में आ जाते हैं, इनटेंजिबल भी आपके आ जाते हैं, फिक्स एसेट में कभी कभी आ जाते हैं। करंट एसेट नहीं आते हैं, करंट एसेट तो भाई वो करंट रेशो में आ जाते हैं, क्विक रेशो में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके फिक्स एसेट के ऊपर आते हैं। टेंजिबल तो टेंजिबल की क्राइटेरिया में हम ये नहीं कह सकते, फिक्स एसेट में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स एसेट को ही देखता है। आगे देखेगा इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप स्टेक इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब जो अपनी इजी ओनरशिप को बेच सकता है इजीली, तो वो कौन सा है, कॉर्पोरेशन। जारी बार कॉर्पोरेशन आप अपने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो उस शेयर को आप बेच भी सकते हैं, ट्रांस ओनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नहीं होता, पार्टनरशिप में नहीं होता, बड़ी मुश्किल होता है ये, इसका ये नहीं कर सकता ओनरशिप तब्दील में से। सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं कर सकता, एक अल्लाह बंदा कारोबार कर रहा है, उसे कहो कि भाई मेरी ओनरशिप ले लो कोई बंदे को, नहीं ऐसे नहीं भाई करेगा ये, ठीक है। तो ये इसमें करेगा कॉर्पोरेशन। कंपनीज में भी आ सकता है, ये कंपनी भी आ सकती है, ठीक है। समझ लगी मेरी बात की। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ऑफ द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। कहता है वो वाला फैक्टर बताया जो इंटरनल बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करता है,
ठीक है। अब देखियो कस्टमर आपका एक्सटर्नर है, क्योंकि कस्टमर ने तो चीज़ें आपकी खरीदनी है ना, ये भी एक्सटर्नर है। सप्लायर भी आपका एक्सटर्नर है और आपका कंपेटिटर भी एक्सटर्नर है। तो आपके जो ऑपरेशनल होते हैं ना, ऑपरेशनल लेवल होते हैं जो आपके कंपनी को मैनेज करते हैं, आपकी इंटरनल बिजनेस के इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं ना, तो वो ऑपरेशनल लेवल होते हैं। तो ऑपरेशनल लेवल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आगे लिखे भी हुए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्नॉलेज द ऑब्जेक्टिव द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो सबसे ऑब्जेक्टिव द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी, अगर जो बच्चे ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं तो उसको मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद जो होता है वो ये होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये देखिएगा, अगर आपकी ये बात आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअली होल सोसाइटी एंड पार्टिकुलर ग्रुप से, मतलब ये आपका इकोनॉमिक्स करती है, ठीक। इकोनॉमिक्स इसको देखती है, ठीक। इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। उसमें कलेक्शन ऑफ द एक्यूरेट सिस्टमेटिक टाइमली फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में की तरह आ जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम होता है ये कि सिस्टमेटिक के जरिए टाइमली फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। ऑल अबव ऑप्शन ही लगा देना आपने, तो ध्यान से देखना कि ऑल अबव ऑप्शन बनते भी है कि नहीं बनते, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट दी एड अप द डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। अगर आपके कैलकुलेट करने उसमें एड अप द डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो क्या करोगे, इंजिस्टिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, फंडामेंट वैल्यू में से इंजिस्टिंग वैल्यू को भी फेयर वैल्यू कहते हैं, फेयर वैल्यू को फंडामेंटल वैल्यू कहते हैं। तो ये ऑल अबव होंगे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर में। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैश फ्लो में हमेशा फेयर वैल्यू ली जाती है, हमेशा मेरी बात में रखिएगा, मार्केट वैल्यू नहीं ली जाती, ठीक है। ये अगला एमसीक्यू आएगा मेरे ख्याल के मुताबिक। उसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, ये देखें नॉट, ये इस पे ऊपर ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कभी कभी अंधों की तरह निशानी लगा देना। बाय द एडिंग ऑफ द डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो, तो वो कौन से डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो में नहीं है। तो ये तो तीनों आते थे, हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है। लेकिन ये मार्केट वैल्यू नहीं आती कैलकुलेटेड एडिंग डिस्काउंटिंग के फ्यूचर कैश फ्लो में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा, सिलेक्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन द करंट एसेट गिवन द इक्वेशन। अब करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, देखिए जी, करंट एसेट कैश भी होता है, ठीक है। मार्केट सिक्योरिटी बिल भी होती है, ये भी ठीक है। और रिसीवेबल होता है, ये भी ठीक है। अभी तक यही भी आगे भी देख लेते हैं। ये भी होता है, कैश भी होता है, मार्केट सिक्योरिटी भी होता है, ये भी ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल भी, ये भी सही है। प्रीपेड एक्सपेंस भी, ये भी सही है हमारा, ठीक है। ये भी सही है। अब देखो इसमें से बेस्ट चुनना है हमने, ठीक है। कैश भी सही है और मार्केट सिक्योरिटी भी सही है, अकाउंट रिसीवेबल प्री पेड ये भी सही है। और ये अकाउंट पेबल क्या होता है आपका, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, करंट एसेट इज इक्वल टू कैश, ये भी होता है। सिक्योरिटी भी उन्हें पता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, प्रीपेड भी होता है और प्रीपेड एसेट भी होता है, इन्वेंट्री होता है। ये सारी चीज़ें करंट एसेट में आती हैं, जो चीज़ें आती हैं ना, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन फुल कैश स्टेटमेंट में क्या कौन सी चीज़ें आती है, वो उसने पूछा हुआ है। तो ये याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी फुल चीज़ में आते हैं। कैश आता है, मार्केट सिक्योरिटी आती है, अकाउंट रिसीवेबल आते हैं, प्रीपेड एसेट आते हैं, इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन इसमें फुल नहीं बताया हुआ करंट एसेट में, ये भी इसमें भी फुल नहीं बताया, इसमें बताया हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सिलेक्ट द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल गिवन द इक्वेशन। वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। फिक्स एसेट कभी भी नहीं होते। फिक्स एसेट करंट एसेट को हमेशा ये इसे करंट रेशियो भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल को, नेट वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो करंट एसेट माइनस करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कभी जिंदगी नहीं हो सकता। तो ये भी आपने बस याद रखना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। कहता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस किसके होता है, रेवेन्यू, बिल्कुल गलत। लोन के, बिल्कुल गलत। शेयर होल्डर इक्विटी के होता है, इसको कैपिटल भी बोलते हैं हमेशा, मेरे एक्सपेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल शेयर होल्डर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर इक्विटी, इसको कैपिटल भी बोलते हैं। ये जार बेन में जाकर कैपिटल लिख दिया तो सोचते ना रहा शेयर होल्डर इक्विटी किधर गई है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, करंट लायबिलिटी में भी इंक्लूड कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी, जैसे करंट एसेट है इसमें करंट लायबिलिटी पूछेगा, अकाउंट पेबल है, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है। कैश इन हैंड ये गलत है, एसेट आता है, ये एसेट है कैश इन हैंड। अकाउंट पेबल बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन बिल्कुल ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है। तीनों ही करंट लायबिलिटी में जाते हैं। करंट लायबिलिटी में देखिएगा, अकाउंट पेबल ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ठीक है। ये प्रीपेड एसेट होते हैं आपके, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होते हैं आपके, ये लायबिलिटी नहीं होती, गलत है,
ठीक है। शॉर्ट टर्म आपके लोन होते हैं, बिल्कुल सही है। अक्रूड एक्सपेंस बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म नहीं होते भाई, लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म आज तक करंट नहीं ना होते, तो ये भी गलत है। तो बिल्कुल आपका जवाब ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको देखिएगा, आगे देखिएगा। इनकम, इनकम किसके बराबर होती है? इनकम का कैसे आती है? जब आप रेवेन्यू में रेवेन्यू ज़्यादा हो, एक्सपेंस के रेवेन्यू आपके ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो तब आपकी इनकम आती है। लेकिन ऐसे नहीं आ सकता कि एक्सपेंस माइनस इनकम आ जाते, रेवेन्यू प्लस इनकम, ऐसे नहीं होता। या रेवेन्यू प्लस कास्ट आ जाए, रेवेन्यू से माइनस एक्सपेंस निकालेंगे तो आपका इनकम मिलेगी। या प्रॉफिट भी पूछ सकता है, इसकी जगह प्रॉफिट निकालो, कैसे निकलता भाई? तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट या इनकम का पूछे तो बनाना नहीं है उधर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट एमसीक्यूज है। एक मिनट है, जब मेरे ख्याल से रेशो वाला कोई रिजल्ट नहीं याद रहे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसका भी आया था, चले ठीक है। रेशो, एक मिनट है जे, आपका रेशो वाला फार्मूला सही है। एक रेशो वाला भी आया था मेरे ख्याल के मुताबिक, देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिन सेल ऑफ द 1200, नेट इनकम 1200 एंड सेल मारा 8000 है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा हुआ है, इसने मार्जिन प्रॉफिट का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। तो ये आपकी जो आती है, ये जो आपकी आती है नेट प्रॉफिट है, इसको नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ये सेल से डिवाइड करता है, ये 0.15 आएगा। इसे मल्टीप्लाई 100 कर लोगे तो ये आपका 15% आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आज का मेरे लेक्चर था, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्यूज, ये ज़रूर देखिएगा। आपको बड़े हेल्प होंगे जब आप क्यूज करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। मैंने आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है मेरे पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो जिस बच्चों ने पढ़ना हो तो हमसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइस के ऊपर होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।